अब हम बात करते हैं इसोफेजियल कैंसर के बारे में। देखो, इसोफेजियल कैंसर का सबसे पहले देखते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस होता है 10 पर लाख पॉपुलेशन। ये मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और मोर देन 55 ईयर्स के पॉपुलेशन में देखने को मिलता है आपको इसोफेजियल कैंसर। ये जो आपका लाइन है, जो कि मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स और मोर देन 55 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन, ये कॉमन है फॉर ऑल द जीआईटी कैंसर एक्सेप्ट फॉर द गॉल ब्लैडर कैंसर। फिर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी मिड वन थर्ड ऑफ द इसोफेगस, जहाँ पर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। लोअर वन थर्ड के अंदर एडिनो कार्सिनोमा होता है, और एडिनो कार्सिनोमा दो लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक तो जेआरडी के बाद और वाइट पॉपुलेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से एसोसिएटेड होते हैं इसोफेजियल कैंसर के साथ। रिस्क फैक्टर्स पे नियरली हर एग्जाम के अंदर एक एक सवाल आ रहा है, तो आपको रिस्क फैक्टर्स कैंसर के बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला, डाइट के अंदर रिस्क फैक्टर आता है विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो वो आपको लीड कर सकती है टू इसोफेजियल कैंसर। दूसरा है हॉट बेवरेजेस। तीसरा है स्मोक फिश एंड नाइट्रोजामिन कंपाउंड। इनके बारे में अगर बताऊँ तो स्मोक फिश और नाइट्रोजामिन कंपाउंड दोनों आपका गैस्ट्रिक कैंसर एंड इसोफेजियल कैंसर कॉज करती है। दोनों क्या कॉज करती है? गैस्ट्रिक कैंसर एंड इसोफेजियल कैंसर। लेकिन जो स्मोक फिश है ये ज़्यादा इसोफेगस का कैंसर कॉज करती है, और नाइट्रोजामिन कंपाउंड जो होते हैं ये गैस्ट्रिक कैंसर ज़्यादा कॉज करते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी रिस्क फैक्टर होते हैं दोनों इसोफेगजियल कैंसर के लिए, जिसमें से जो आपका स्मोकिंग है ये इसोफेगस के साथ साथ पैंक्रियाटिक कैंसर का भी रिस्क फैक्टर होता है। जेंकर डायवर्टिकुलम, ये भी आपका रिस्क फैक्टर होता है फॉर इसोफेजियल कैंसर। प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिसे हम सिड्रोपिनिक डिस्पीजिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर होता है आपके इसोफेजियल कैंसर के लिए। फिर अक्लेजिया कार्डिया, जो कि 10% रिस्क को इंक्रीज करता था और 20 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होती थी इन पेशेंट्स के अंदर, अक्लेजिया के पेशेंट्स के अंदर कैंसर की। एचपीवी के अलग अलग स्ट्रेन है, 16 वाला, 18 वाला, 31 वाला, 33 वाला। तीनों आप चारों के चारों आपके एसोसिएटेड होते हैं विद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। इसमें से जो आपका एचपीवी का 16 वाला स्ट्रेन होता है ये सबसे ज़्यादा एसोसिएशन शो करता है। कॉस्टिक इंजरी, आपको पता है जब कॉस्टिक इंजरी होती है तो बेसिकली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है इसोफेगस के अंदर, और ये स्ट्रक्चर रिस्क फैक्टर होता है किसके लिए? इसोफेगस कैंसर के लिए। ओके, तो ये कॉस्टिक स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में लाए अगर दिया गया कि लाए रिस्क फैक्टर है या नहीं, तो लाए रिस्क फैक्टर है। लाए क्या है? ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यूज करने जाने वाला एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, जो कि क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि कॉस्टिक स्ट्रक्चर कॉज करेगा, और ये जाके आपका इसोफेजियल कैंसर कॉज करेगा। फिर हम बात करते हैं जियोट्राइकम कैंडिडियासिस। ये भी एक रिस्क फैक्टर है इसोफेजियल कैंसर का। एंड तीन फैमिलियल कंडीशंस होती है, टाइलोसिस, ब्लूम सिंड्रोम एंड आपका फैंकनी एनीमिया। इसमें से ब्लूम सिंड्रोम और फैंकनी एनीमिया आप मेडिसिन और पैथो के अंदर पढ़ोगे, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। टाइलोसिस को यही पढ़ लेते हैं। टाइलोसिस जो होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और ये एसोसिएटेड होता है विद टेक जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 17, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हॉवेल इवान सिंड्रोम। टाइलोसिस को हम जो है हॉवेल इवान सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ इसोफेजियल कैंसर को बाय 70 to 80%। इसमें आपको जो है हाइपर केराटोसिस देखने को मिलेगा पाम्स पे एंड सोल्स पे, और ये इमेजेस आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं एडेनोकार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज कौन करता है। तो एडेनोकार्सिनोमा की इंक्रीज रिस्क को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला जो आपका प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है दैट इज योर बैरेट इजोफेगस, जो कि फोल्टेड आईएम्स हायर रिस्क पोज करता है। ओबेसिटी एंड हाई फैटी डाइट, ये सारे एडेनोकार्सिनोमा कॉज करते हैं जीआईटी के। ओके, स्मोकिंग, जीआरडी, ये सारा चीज़ जो है वो आपका अगेन रिस्क फैक्टर हो जाता है फॉर एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। ये जो एच पाइलोरा का यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एच पाइलोरा जो है इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ एडेनोकार्सिनोमा। इसे आप मत रटिए क्योंकि इस पर ज़्यादा पब्लिकेशन वगैरह अभी तक आई नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। किसी भी कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स को हम चार हेडिंग में पढ़ेंगे। पहले जनरल फीचर्स, फिर हम पढ़ेंगे आपके लोकल सिम्टम्स, और फिर हम पढ़ेंगे मेटास्टेसिस के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले जनरल फीचर जो आपको इसोफेजियल कैंसर के अंदर देखने को मिलेंगे दैट विल बी अनीमिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस, कैकेक्सिया और मलेज। ये तो ऑब्वियस है कि जो आपको कैंसर के अंदर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है इसके अंदर। लोकल सिम्टम जो आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं सबसे पहला डिस्पीजिया। और डिस्पीजिया अक्लेजिया के अंदर कैस में स्टार्ट हो रहा था? डिस्पीजिया अक्लेजिया के अंदर स्टार्ट हो रहा था विथ लिक्विड्स, लेकिन आपके डिस्पीजिया जो है कैंसर के अंदर स्टार्ट होता है विद दी सॉलिड। सॉलिड के साथ डिस्पीजिया स्टार्ट होता है, और फिर आगे जाकर ये प्रोग्रेस करता है तो लिक्विड्स के लिए भी, तो इसलिए डिस्पीजिया प्रोग्रेसिव है, जो कि स्टार्ट करता है सॉलिड्स के साथ, आगे जाकर लिक्विड के साथ भी होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्पीजिया होता है। पेशेंट जो है जैसे ही डिस्पीजिया उसको होगा वो आपका भागते भागते डॉक्टर के पास आएगा, इसीलिए क्योंकि जब आपका डिस्पीजिया होता है ना तो डिस्पीजिया आता है एज अ लेट फीचर है। जब मोर देन 70% ऑफ द ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है ना तब जाके डिस्पीजिया होता है। अब ऐसा क्यों? इतना लेट आपका डिस्पीजिया क्यों हो रहा है? मोर देन 70% ऑफ द ल्यूमेन ब्लॉक हो गया तब जाके डिस्पीजिया क्यों हो रहा है?
30-40% ल्यूमेन ब्लॉक हुआ तब डिस्फेजिया क्यों नहीं हुआ? तो ये होता है ड्यू टू द फीचर ऑफ द इसोफेगस, दैट इज डिस्टेंसिबिलिटी। आपको मैंने बताया था इसोफेगस के एनाटॉमी के अंदर कि एक स्पेशल फीचर होता है इसोफेगस के अंदर, उनके अंदर हेलिकॉइडल पैटर्न ऑफ मसल्स होता है। इस हेलिकॉइडल पैटर्न ऑफ मसल्स के कारण क्या होता है ना कि डिस्टेंसिबिलिटी नाम का फीचर आ जाता है इन दी इसोफेगस। अब इस डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब क्या है? गुड कैपेसिटी ऑफ रिलैक्सेशन। तो जब गुड कैपेसिटी ऑफ रिलैक्सेशन, तो इसके कारण क्या होता है ना, जब जब भी आपका कैंसर डेवलप होगा और वो ब्लॉक करेगा ल्यूमन को 30-40%, आपका इसोफेगस रिलैक्स कर जाएगा और डिस्फेजिया होगा नहीं। आपका फूड जो है वो इजीली पास कर जाएगा ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस, ड्यू टू डिस्टेंसिबिलिटी, ड्यू टू हेलिकॉइडल पैटर्न ऑफ द मसल्स। बाकी जो दूसरे लोकल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपका रिगर्जिटेशन, हेलिटोसिस, एस्पिरेशन ब्लीडिंग एंड ओडाइनोफिजिया। अगर हम बात करते हैं कि डिस्पेजिया लिक्विड्स में पहले दिखता है और फिर सॉलिड्स में दिखता है, ऐसा कहाँ कहाँ पर होता है? तो ऐसा आपको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर और अक्लेजिया के अंदर देखने को मिलता है कि डिस्पेजिया लिक्विड के साथ स्टार्ट होगा और फिर सॉलिड्स में हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपके मेटास्टेसिस के बारे में। तो लिम्फ नोड के अंदर पहला मेटास्टेसिस होगा और उसके बाद ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होगा। ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस अगर अपर 2/3 ऑफ इसोफेगस से हो रहा है तो वो होगा लंग्स के अंदर कॉमन सेल कार्सिनोमा। अगर लोअर 1/3 के अंदर आपका ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस हो रहा है तो फिर वो लिवर के अंदर होगा, जो कि होगा एडिनोकार्सिनोमा। फिर हम बात करते हैं आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में। तो एक ही पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो कि एसोसिएटेड होता है विद द इसोफेजियल कैंसर, इट इज हाइपर कैल्सीमिया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी जीआईटी के कैंसर के अंदर, दैट इज एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। अब चूंकि हम इसोफेगस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे अलॉन्ग विद बायोप्सी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दी इसोफेजियल कैंसर इज अपर जीआई एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं स्टेजिंग के बारे में। देखो इसमें आपको बता दूं, चार चीजें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रखनी है, यही मैं बताने वाला हूँ, इन पर ही सवाल बनने वाला है। अगर आपको पूछा जाए कि टीएनएम स्टेजिंग ऑफ इसोफेजियल कैंसर के लिए बेस्ट क्या है, तो आप बोलोगे बेस्ट है पेट सीटी, इसके बाद है सीईसीटी। ओके, अगर सिर्फ टी एंड एन स्टेज है, इनको टी एंड एन स्टेज को मिलकर हम लोको रीजनल स्टेज भी बोलते हैं। अगर सिर्फ इनके लिए आपको स्टेजिंग करनी है तो फिर बेस्ट क्या है? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अगर सिर्फ मेटास्टेसिस की स्टेज है और इसके लिए बेस्ट आपको स्टेजिंग करनी है तो आपका क्या रहेगा? पेट स्कैन। ठीक है। फिर आपको बोला जाए कि क्या पेट स्कैन अकेले टीएनएम स्टेजिंग कर सकता है? तो नहीं कर सकता। पेट स्कैन सिर्फ और सिर्फ मेटास्टेसिस के बारे में बताएगा, ना कि टी और एन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको लाइन में बताई हुई है, ये चार चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सारा उसका क्रक्स मैंने बता दिया है। अब बाकी तो बेसिक सी बात है। तो पहली चीज़ जो मैंने बताई, मैंने ऑलरेडी बता दी है कि टीएनएम स्टेजिंग के अंदर हमारा बेस्ट क्या है? पेट सिटी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। उसके बाद सी सिटी आपका है आता है पेट सिटी के बाद। फिर अगर डेप्थ और नोड मतलब टी स्टेज और एन स्टेज, इन दोनों को मिलाकर हम लोको रीजनल स्टेज बोलते हैं। इन दोनों के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है आपका एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है ये हम कैसे करते हैं? ये आपका इसोफेगस है और ये आपका स्टमक है। तो आपको अल्ट्रासाउंड करना है एंडोस्कोपिकली, तो एंडोस्कोप आप डालते हो और यहाँ पर अगर आपका ट्यूमर है, कैंसर है मान लीजिए, तो आप अल्ट्रासाउंड करोगे इसी यहाँ पर ही। ओके, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो चूंकि आपको पेनेट्रेशन चाहिए क्या? बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ पर कैंसर है आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो पेनेट्रेशन आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, पेनेट्रेशन कम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आप क्या कर देते हो? ज़्यादा कर देते हो। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देते हो, कितना? 12 to 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर देते हो आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के अंदर, जिसके कारण पेनेट्रेशन बहुत कम हो जाता है और यही हमको चाहिए कि कम पेनेट्रेशन चाहिए। अब आपको 5 लेयर्स देखने को मिलेगी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ऊपर। ये 5 लेयर्स आप जो है पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप जो है कैसे इनको याद रखना है कि कौन सा लेयर हाइपर इकोइक होता है, कौन सा हाइपो इकोइक होता है, वो बता दो। तो पहले तो 5 लेयर्स आप अंदर से बाहर लिख लीजिए। सबसे अंदर होता है, आपको पता है, म्यूकोजा होता है। फिर उसके अंदर होता है मस्कुलरिस म्यूकोजी। फिर उसके थोड़ा बाहर होता है सब म्यूकोजा। उसके बाहर होता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया और उसके बाहर होता है सीरोजा। सीरोजा आपकी इसोफेगस के अंदर नहीं होता, सीरोजा की जगह पर एडवेंटिशिया होता है इसोफेगस के अंदर, इतना तो आपको पता है। अब जिस भी लेयर के अंदर मस्कुलरिस लेयर आया, मस्कुलरिस ये वर्ड आया, ओके, जो कि आपके सेकंड लेयर के अंदर एंड फोर्थ लेयर के अंदर आया, वहां पर ब्लैक कलर दिखेगा आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर। क्या कलर दिखेगा आपको? ब्लैक कलर दिखेगा अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और आपको पता है जो ब्लैक कलर होता है ये हाइपो इकोइक इसे कहते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या कहता है? हाइपो इकोइक। और अगर व्हाइट कलर है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपर इकोइक बोलेंगे अल्ट्रासाउंड पे। तो बस वही किया गया है।
क्योंकि म्यूकोजा है, पहली लेयर में म्यूकोजा है, इसमें कोई मस्कुलरिस वर्ड है क्या? नहीं, तो ये व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हाइपरिकोइक होता है। सेकंड लेयर में डीप म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस म्यूकोजिया, मस्कुलरिस वर्ड आ गया तो ये ब्लैक होगा, ब्लैक आपका हाइपोइकोइक होता है। तीसरा लेयर है सब म्यूकोजा का, सब म्यूकोजा के अंदर कोई मस्कुलरिस वर्ड है क्या? नहीं है, तो ये व्हाइट हो जाएगा, ये हाइपरिकोइक हो जाएगा। मस्कुलरिस प्रॉपर्टियां, मसल आ गई, मसल आ गई मतलब ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया मतलब हाइपोइकोइक आ गया। सीरोजा या फिर एडवेंटिशिया, ये आपके इसके अंदर कोई मसल नहीं है तो व्हाइट आ गया, व्हाइट आ गया तो हाइपरिकोइक आ गया। तो ऐसी 5 लेयर्स होती है आपके एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के अंदर। ये नॉर्मल आपका एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। सबसे अंदर की जो आपकी व्हाइट लेयर दिख रही है वो आपकी म्यूकोजा है। सबसे अंदर की जो आपकी लेयर है दैट इज म्यूकोजा, फर्स्ट लेयर, जो कि हाइपरिकोइक है। दूसरी जो लेयर है वो मस्कुलरिस म्यूकोजी की है। दूसरी जो लेयर है वो आपकी मस्कुलरिस म्यूकोजी की है, जो कि ब्लैक है, हाइपोइकोइक। जो तीसरी लेयर ये दिख रही है आपको, ये बेसिकली आपके सब म्यूकोजा की है, जो कि अगेन क्या है, हाइपरिकोइक है, व्हाइट कलर की। चौथी जो लेयर है वो आपकी मस्कुलरिस प्रोप्रिया की है, जो कि क्या है, अगेन हाइपोइकोइक है, ब्लैक कलर की। और पांचवी लेयर जो अगेन ये आपकी सिरोजा भी हो सकती है अगर इसोफेगस है तो, या फिर सिरोजा हो सकता है अगर कोई और जीआईटी का पार्ट है, और अगर आपका इसोफेगस है तो फिर ये एडवेंटिशिया है, फिफ्थ लेयर, जो कि हाइपरिकोइक है, व्हाइट कलर की। तो इसमें आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में क्या आपको पता चलता है? इसमें आपको पता चलता है कि आपका जो ट्यूमर है ये सब म्यूकोजा को इन्वेट किया हुआ है क्या, या मसल लेयर को इन्वेट किया हुआ है क्या। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ट्यूमर है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इसी लेयर तक इन्वॉल्व है, दैट इज म्यूकोजा तक ही इन्वॉल्व है। तो ट्यूमर ने आपके सब म्यूकोजा को इन्वेट नहीं किया, ये आपको पता चल जाता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, लोको रीजनल स्टेज के थ्रू हमको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है वो बताता है लोको रीजनल स्टेज के बारे में। फिर हम बताते हैं मेटास्टेसिस के लिए बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है 18 एफडीजी पेट स्कैन। 18 एफडीजी पेट स्कैन के अंदर अगर आप देखोगे तो एफडीजी का फुल फॉर्म होता है फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। इसमें आपको बता दूं कि जो आपका फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज है ये वहां पर ही अपटेक होगा इसका, इन होल बॉडी, जहां पर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है। 18 एफडीजी का वहां पर ही आपको जो है अपटेक देखने को मिलेगा, जहां पर क्या है, मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है। अब मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स पूरे बॉडी में कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके बेसिकली इन दी पार्ट ऑफ कैंसर, कैंसरस सेल्स, जहाँ पर मेटास्टेसिस हो रहा है। तो फिर 18 एफडीजी का वहां पर ही अपटेक होगा जहां पर कैंसर होता है। लेकिन ये 18 एफडीजी पेट स्कैन को हम यूज नहीं करते हैं ब्रेन कैंसर के अंदर। रीजन मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख पा रहे हो आगे, क्या आप देख पा रहे हो आप यहाँ पर आप जो है अपटेक देख पा रहे होगे 18 एफडीजी का, इसीलिए ये ब्राइट कलर का हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वो 18 एफडीजी जो है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, ये इम्यूनिसेंट होता है, मतलब ये चमकता है बॉडी के अंदर जाने पर। तो ये पेट स्कैन है, जैसे आप देख सकते हो कि 18 एफडीजी का यहाँ पर आपको जो है अपटेक हुआ है। ये सिटी है, इसी सेम जगह पर आपको क्या दिख रहा है, इसी सेम जगह पर आपको कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी भी दिख रही है, ट्यूमर ग्रोथ दिख रहा है। और ये पेट प्लस सिटी का कॉम्बिनेशन है जिसको हम बेस्ट यूज करते हैं टीएनएम स्टेजिंग के लिए। अब ब्रेन कैंसर के अंदर क्यों नहीं यूज करते हम 18 एफडीजी को मेटास्टेसिस जानने के लिए? क्योंकि नॉर्मली भी आपका ब्रेन जो है वो यहाँ पर नॉर्मल टिश्यू है ब्रेन का, यहाँ पर लिवर के अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम था, सॉरी लिवर के अंदर नहीं, स्टमक के अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम था, पेट स्कैन कर जिसके लिए किया था। और यहाँ पर देखो ब्रेन आपका नॉर्मल है, फिर भी 18 एफडीजी का वहाँ पे अपटेक हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल ब्रेन जो है, नॉर्मल ब्रेन के सेल्स होते हैं वो आपके 18 एफडीजी का अपटेक कर लेते हैं। इसलिए ब्रेन कैंसर के अंदर जो है हम 18 एफडीजी पेट स्कैन को यूज नहीं करते फॉर चेकिंग मेटास्टेसिस। फिर हम बात करते हैं बेरियम सॉलो के बारे में। बेरियम सॉलो के अंदर आपको दो तीन चीज देखने को मिलेगी। पहली चीज जो देखने को मिलेगी दैट इज फिलिंग डिफेक्ट। अब ये फिलिंग डिफेक्ट में आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है शोल्डरिंग और दूसरा होता है दैट इज इरेगुलर इरेगुलर डिफेक्ट। ओके, फिलिंग डिफेक्ट, शोल्डरिंग और इरेगुलर। शोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको कहते हैं शोल्डरिंग एंड इरेगुलर। एप्पल कोर डिफॉर्मिटी आपको मिल सकती है, एप्पल कोर डिफॉर्मिटी बाकी कैंसर में भी मिलती है। बेस्ट ये ऑब्जर्व कर अप्रिशिएट कर सकते हैं हम कोलॉन के अंदर। बाकी आपको इसोफेजियल कैंसर के अंदर भी बेरियम सॉल्वर के ऊपर एप्पल कोर डिफॉर्मिटी, फिलिंग डिफेक्ट, शोल्डरिंग और इरेगुलरिटी के साथ एंड रैट टेल डिफॉर्मिटी, ये तीन डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलती है। इसका ट्रायंगल आप याद रखें। ठीक है, रैट टेल डिफॉर्मिटी यहाँ पे डिफरेंट होती है फ्रॉम अक्लेजिया, क्योंकि ये इरेगुलर होती है और सेरेशंस के साथ होती है, सेरेशंस इसमें प्रेजेंट होता है, सेरेशंस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे फिलिंग डिफेक्ट है, फिलिंग डिफेक्ट जो कि इरेगुलर है और शोल्डरिंग के साथ प्रेजेंट है, ये आपकी एप्पल कोर डिफॉर्मिटी है। फिर अगर आपका स्मूथ फिलिंग डिफेक्ट जो है इरेगुलर नहीं है और उसमें शोल्डरिंग नहीं है, वो स्मूथ फिलिंग डिफेक्ट है, तो स्मूथ फिलिंग डिफेक्ट आपको मिलता है इसोफिजियल लियोमायोमा के अंदर। इसोफिजियल लियोमायोमा के अंदर आपको क्या दिखता है, स्मूथ फिलिंग डिफेक्ट जो है देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो आपका इसोफिजियल कैंसर है ये बेसिकली कैसा है, आपका रेडियो एंड कीमो रिस्पॉन्सिव है। ओके,
अब हम सर्वाइकल इसोफेगस के कैंसर में जो है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इससे ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हमको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती इन सर्वाइकल इसोफेगस कैंसर। लेकिन अगर एब्डोमिनल और थोरेसिक इसोफेगस है उसके कैंसर में हमको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में सर्जरी करना पड़ता है। ऐसा क्यों, वो समझाता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे ना तो आपके इसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सर्वाइकल इसोफेगस, और बाकी दूसरा मिडिल वाला होता है थोरेसिक इसोफेगस, और लास्ट वाला होता है एब्डोमिनल इसोफेगस। अब ये तीनों पार्ट के अंदर जब भी कैंसर प्रेजेंट होगा ना, तीनों पार्ट के अंदर जब भी कैंसर प्रेजेंट होगा तो अकेला रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देख के हम इनको तीनों को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा रेडियोथेरेपी थोरेसिक इसोफेगस एंड आपके एब्डोमिनल इसोफेगस के अंदर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इन थोरेसिक इसोफेगस एंड एब्डोमिनल इसोफेगस के पास जो है आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हार्ट होता है, लीवर होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके आजू बाजू में, थोरेसिक और एब्डोमिनल इसोफेगस के आजू बाजू में। तो जब हम हाई रेडिएशन देंगे इन स्ट्रक्चर्स के इन कैंसर को पिघलाने के लिए, थोरेसिक और एब्डोमिनल इसोफेगस के कैंसर को पिघलाने के लिए, तो ये हार्ट और लीवर जैसे स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के, वो भी अफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम रेडियोथेरेपी थोरेसिक इसोफेगस के कैंसर और एब्डोमिनल इसोफेगस के कैंसर में जो रेडियोथेरेपी देंगे वो कम इंटेंसिटी के देंगे। लेकिन सेम चीज जब हम बात करते हैं सर्वाइकल इसोफेगस के बारे में, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नहीं, तो आप हाई इंटेंसिटी के साथ भी जो है क्या कर सकते हो, रेडियोथेरेपी दे सकते हो, जिससे जो है आपका सर्वाइकल इसोफेगस का कैंसर जो है ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चूंकि हम लो इंटेंसिटी के साथ दे रहे थे थोरेसिक इसोफेगस कैंसर और एब्डोमिनल इसोफेगस के कैंसर के अंदर लो इंटेंसिटी के साथ दे रहे थे रेडियोथेरेपी, तो इसमें साथ में आपको जो है सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लैरिटी आ गई इसकी? तो आपका जो इसोफेगस का कैंसर है वो रेडियो एंड कीमो रिस्पॉन्सिव होता है। लेकिन अगर सर्वाइकल इसोफेगस के अंदर कैंसर है तो सिर्फ रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी दो। अगर एब्डोमिनल और थोरेसिक इसोफेगस का कैंसर है तो पहले ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी रहेगा, और उसके साथ हम रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी करेंगे। रेडियोथेरेपी जो है ये सिर्फ न्यू एडजुवेंट की तरह काम कर सकता है, मतलब सर्जरी के पहले देंगे टू डिक्रीज द स्टेज। कीमोथेरेपी जो है न्यू एडजुवेंट और एडजुवेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। न्यू एडजुवेंट का मतलब होता है कि सर्जरी के पहले स्टेज को डिक्रीज करेगा, और एडजुवेंट का मतलब होता है कि सर्जरी के बाद ये रिकरेंस को कम करेगा। फिर हम बात करते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अंदर। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अंदर हम कौन सी कीमोथेरेपी देते हैं, कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अंदर हम सिस्प्लेटिन और 5-फ्लोरोयूरासिल को यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है आपके सिस्प्लेटिन का, दैट इज वॉमिटिंग। दूसरा होता है रीनल साइड इफेक्ट, दैट इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम हाइड्रेशन एंड डायूरेटिक देते हैं, मैनिटॉल। फिर हम बात करते हैं तीसरा साइड इफेक्ट कि सिस्प्लेटिन ओटोटॉक्सिक होता है, और चौथा कि आपका जो सिस्प्लेटिन होता है ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है। क्या होता है? ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरोपैथी कॉज करता है, ना कि मोटर न्यूरोपैथी। फिर हम बात करते हैं एडिनोकार्सिनोमा के लिए हम कौन सी कीमोथेरेपी को यूज करेंगे। एडिनोकार्सिनोमा के लिए हम 5-फ्लोरोयूरासिल के साथ ऑक्सैलोप्लाटिन को यूज करेंगे, और ऑक्सैलोप्लाटिन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एड्रियामाइसिन के साथ भी। ठीक है, क्लैरिटी? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं और बात करते हैं सर्जरी के बारे में। देखो, अगर आपकी T1 स्टेज है इसोफेजियल कैंसर की, या फिर TIS स्टेज है। TIS का स्टेज मतलब होना क्या? कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू की स्टेज है, या फिर T1 स्टेज का मतलब क्या है? सबम्यूकोजा को इन्वॉल्व करना। और कार्सिनोमा इन सिटू मतलब कैंसर इज ओनली लिमिटेड टू म्यूकोजा, और T1 मतलब कैंसर है स्प्रेड टू सब म्यूकोजा, एक्सटेंडेड अप टू दी सब म्यूकोजा। इन दोनों कंडीशन के अंदर हम जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, दैट इज एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल रिसेक्शन। एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल रिसेक्शन हम कर सकते हैं, जिसमें साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और TIS T1 इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसोफेजेक्टोमी। अब इसोफेजेक्टोमी के 3 टाइप्स है, आइवर लेविस इसोफेजेक्टोमी, मैक इवंस एंड ऑरिंगर। तो आप तीनों के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो इसमें से जो आपका आइवर लिवस है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लोअर 70 to 75% ऑफ इसेफेगस को रिमूव करते हैं, पूरे इसेफेगस को रिमूव नहीं करते आइवर लिविस के अंदर। मैकिवन और ऑरिंगर के अंदर हम पूरे इसेफेगस को रिमूव कर देते हैं। मैकिवन और ऑरिंगर के अंदर हम क्या करते हैं? पूरे इसेफेगस को रिमूव कर देते हैं। आइवर लिविस और मैकिवन जो है ये ट्रांस थोरेसिक अप्रोच के थ्रू सर्जरी होती है। ये मतलब इन दोनों के अंदर थोरैकोटोमी होने वाली है। ओके, और थोरैकोटोमी भी कौन सी होती है? राइट थोरैकोटोमी होने वाली है। लेकिन जो ऑरिंजर है इसके अंदर ट्रांस हाइटल अप्रोच को यूज किया जाता है। इसके अंदर आपको थोरैकोटोमी दिखेगी या नहीं देखने को मिलेगी? थोरैकोटोमी नहीं होगी इसके अंदर, ऑरिंजर इसोफेजेक्टोमी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, और ये जो स्टेजेस के बारे में बताया गया ना, ये आपके इंसिडेंस के बारे में, वो आपको समझ जाएगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके आइवर लिविस इसेफेजेक्टोमी के बारे में। तो आइवर लिविस इसेफेजेक्टोमी आपका बेसिकली ये करते हैं, और इससे हम 70 to 75% ऑफ द लोअर इसेफेगस को रिमूव कर देते हैं। 70 to 75% ऑफ द लोअर इसेफेगस को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले हम लैप्रोटोमी करेंगे, फॉलोड बाय राइट थोरैकोटोमी। जो कि हम
थोरैकोटोमी कर रहे हैं, इसलिए इसका अप्रोच कैसे हो गया, ट्रांस थोरैसिक हो गया। ठीक है, और चूंकि हम दो इंसिजन कर रहे हैं, लैप्रोटोमी के लिए एक इंसिजन दे रहे हैं और राइट थोरैकोटोमी के लिए इंसिजन दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका टू स्टेज ट्रांस थोरैसिक इसेफेजेक्टोमी हो जाएगा। टू स्टेज ट्रांस थोरैसिक इसेफेजेक्टोमी इज योर आइवर लुइस इसेफेजेक्टोमी। क्लियर। इसमें मोस्ट कॉमन मॉर्टेलिटी ड्यू टू दिस सर्जरी इज ड्यू टू एनास्टोमोसिस लीक। अगर एनास्टोमोसिस जो हम बनाएंगे, अब एनास्टोमोसिस कैसे बनाते हैं पहले वो समझाता हूं, सॉरी मैंने आपको ये गलत पॉइंट पहले बता दिया। अब हमने क्या किया, लैप्रोटोमी फॉलोड बाय राइट थोरैकोटोमी, और हमने 70 to 75% ऑफ द लोअर इसेफेगस को रिमूव कर दिया। लेकिन जो अब प्रॉक्सिमल पार्ट, जो ऊपर का पार्ट इसेफेगस का बच गया है, सर्वाइकल इसेफेगस का पार्ट बच गया है, उसको स्टमक से जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो उस पार्ट ऑफ इसेफेगस को हम रिप्लेस करते हैं आइदर बाय स्टमक और बाय कोलन और बाय जेजुनल इंटरपोजिशन। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड आपका स्टमक होता है, उसके बाद कोलन और उसके बाद जेजुनल इंटरपोजिशन। सेफ मार्जिन क्या होती है जो इसेफेगस कैंसर के अंदर आप लेते हो, मतलब अगर कैंसर वाला पार्ट यहाँ पर है इसेफेगस के अंदर, तो ऊपर से 10 सेंटीमीटर और नीचे से 10 सेंटीमीटर ये मार्जिन आपको छोड़नी पड़ेगी इसेफेगेशियल कैंसर के अंदर। और अगर स्टमक के अंदर कैंसर है और स्टमक के अंदर यहाँ पर कैंसर है, तो नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर से 5 सेंटीमीटर ये मार्जिन छोड़नी पड़ेगी आपको स्टमक कैंसर के अंदर। ठीक है। हाँ, और मैंने बताया था कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट था इसेफेगस का, उसको जोड़ते हैं हम एक तो स्टमक के साथ या फिर कोलन के साथ या फिर जेजुनल इंटरपोजिशन के साथ। ये जो एनास्टोमोसिस हम करते हैं, अगर वो एनास्टोमोसिस लीक कर गया तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है मोर्टेलिटी का इन केस ऑफ आइवर लिविस इसेफेजेक्टोमी। फिर हम बात करते हैं बचे हुए दो इसेफेजेक्टोमी के बारे में, दैट इज मैक-इवन एंड ऑरिंगर इसेफेजेक्टोमी। जो मैक-इवन इसेफेजेक्टोमी है ये थ्री स्टेज है और ये भी ट्रांस थोरैसिक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट थोरैकोटोमी करेंगे, लैप्रोटोमी करेंगे और फिर लेफ्ट नेक के अंदर डिसेक्शन देंगे। तो ये थ्री स्टेज ट्रांस थोरैसिक अप्रोच का इसेफेजेक्टोमी हो गया, जिसमें कंप्लीट इसेफेगस को रिमूव किया जाता है और इसीलिए इसको हम एन ब्लॉक इसेफेजेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑरिंगन इसेफेजेक्टोमी के बारे में। ऑरिंगन इसेफेजेक्टोमी के अंदर दो ही स्टेजेस होती है और ये ट्रांस हाइटल अप्रोच के थ्रू किया जाता है, ना कि ट्रांस थोरैसिक अप्रोच के थ्रू। इसलिए इसके अंदर लैप्रोटोमी फॉलोड बाय लेफ्ट नेक डायसेक्शन किया जाता है। कंप्लीट इसेफेगस इसके अंदर भी रिमूव किया जाता है। चूंकि हम ऑरिंगर है इसेफेजेक्टोमी के अंदर ट्रांस हाइटल अप्रोच को यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कोई थोरैकोटोमी नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई लंग कॉम्प्लिकेशन जैसे कि न्यूमोथोरैक्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा इन ऑरिंगन इसेफेजेक्टोमी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको बताऊं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांस हाइटल मतलब जो हाइटस है जिससे आपका इसेफेगस पास करता था डायफ्राम के थ्रू, वो बहुत छोटा सा हाइटस है, उसके थ्रू आपका इसेफेजेक्टोमी कर रहा है, पूरा इसेफेगस रिमूव कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो लेस एक्सपोजर होता है आपका इसेफेगस रिमूव करने के वक्त, लेस एक्सपोजर होता है। दूसरा, इसमें सब स्लाइटली ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ज्यादा लीक होता है एज कम्पेयर टू अदर टू इसेफेजेक्टोमी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जब हमको स्टमक को मूव करवाना होता है इसेफेगस की जगह पर, स्टमक को मूव करवाना होता है इसेफेगस की जगह पर, क्योंकि हमने इसेफेजेक्टोमी के अंदर क्या कर दिया, बेसिकली इसेफेजेक्टोमी के अंदर हमने इसेफेगस को रिमूव कर दिया। तो जब हमको स्टमक को यूज करना होता है एज दी गैस्ट्रिक कंड्यूट हमको यूज करना होता है, तो कौन सी दो गैस्ट्रिक आर्टरीज को हमको प्रिजर्व करना होता है फॉर द न्यू स्टमक, ओके, जो कि आपके नए स्टमक को सप्लाई करेगी, तो वो होती है आपकी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक आर्टरी। इन दो आर्टरीज को हम प्रिजर्व करते हैं जो कि सप्लाई करेगी आपके नए स्टमक को। बाकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिब्लोइक आर्टरी को हम लाइगेट और कट कर देते हैं, कट एंड लाइगेट कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं पैलिएशन के बारे में। तो पैलिएशन का एम होता है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना आपका पैलिएशन का एम होता है। और दो कंडीशन T4B ये वाली स्टेज और M1 ये वाली स्टेज, जहां पर आपका ट्यूमर इनऑपरेबल हो जाता है, कैंसर आपका इनऑपरेबल हो जाता है, उसके अंदर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे पैलिएशन के थ्रू। कैसे करते हैं, जो आपको सिम्टम्स आ रहे थे जिसके कारण पेन हो रहा था, उसको हम इंप्रूव करेंगे, जिसके की डिस्फेजिया को इंप्रूव करने के लिए हम स्टेंटिंग करते हैं। ये एंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग होता है। पहले इस एंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग के लिए एमबी ट्यूब को यूज किया जाता था, अब इनको हम यूज नहीं करते। फिर हम बात करते हैं सेम्स के बारे में। सेम्स के अंदर अगर आप देखोगे, ये सेल्फ एक्सपांडिंग मेटालिक स्टेंट्स होता है। क्या होता है, सेल्फ एक्सपांडिंग मेटालिक स्टेंट्स होता है। इसके अंदर विच आर मेड ऑफ नीटी एलॉय, ओके, सेल्फ एक्सपांडिंग मेटालिक स्टेंट्स होता है विच आर मेड ऑफ नीटी अलॉय से ये बने होते हैं। एंड ये साइड इफेक्ट क्या कॉज करते हैं, ऑक्लूजन का साइड इफेक्ट कॉज करता है, ऑक्लूजन का साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। फिर हम बात करते हैं कोटेड सेम्स के बारे में। तो कोटेड सेम्स के बारे में आपको ये बता दूं, दे आर कोटेड विद PTFE। ये जैसे ही हम कोट कर देंगे ना, वो ऑक्लूजन कॉज नहीं करेंगे। कोटेड सेम्स होते हैं ऑक्लूजन कॉज नहीं करते, लेकिन और कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही है जो कोटेड सेम्स भी कॉज करेंगे, जैसे कि पेन, माइग्रेशन, GRD। माइग्रेशन मतलब क्या, जैसे हम कोट कर देते हैं ना सेम्स को PTFE के साथ, तो वो सॉफ्ट बन जाता है। जब वो सॉफ्ट बन जाएगा तो इसेफेगस को छोड़ के माइग्रेट कर जाएगा इनटू दी स्टमक के अंदर माइग्रेट कर सकता है। ओके, बाकी GRD भी कॉज कर सकता है, पेन भी कॉज कर सकता है, ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है कोटेड सेम्स का। रेडियोथेरेपी और फोटोडायनेमिक लेजर थेरेपी ये भी हम यूज कर सकते हैं फॉर दी पैलिएटिव केयर इन केस ऑफ दी डिस्फेजिया। ठीक है। बाकी 5 ईयर का सर्वाइवल रेट आपका 20% है इसेफेजियल कैंसर के अंदर।
टोरे के पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली इसोफेजेक्टोमी की थी। अब 5 मिनट के अंदर जो है आपका पूरा इसोफेजियल कैंसर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ इसोफेगस कैंसर 10 पर लाख पॉपुलेशन ये इंसिडेंस होता है। मेल्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मोर देन 55 ईयर्स के पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन होता है। मिड वन थर्ड ये मोस्ट कॉमन साइट है इस कैंसर की, जिसके अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। लोअर वन थर्ड के अंदर एडिनो कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ये कॉमन होता है व्हाइट फीमेल्स के अंदर और उन पेशेंट के अंदर जिनको ऑलरेडी जीआरडी है। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, डाइट के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, हॉट बेवरेजेस, स्मोक, फिश मोर ज्यादा इसोफेगस कैंसर कॉज करता है। नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों आपके इसोफेजियल कैंसर कॉज करते हैं। इसमें से जो आपका स्मोकिंग है ये इसोफेगस के साथ साथ पैंक्रियाटिक कैंसर कॉज करता है। जेंकर डायवर्टिकुलम, प्लमर विंसन सिंड्रोम, अक्लेजिया कार्डिया, इनके अलावा आपका एचपीवी होता है जिसका 16, 18, 31, 33 ये स्ट्रेन एसोसिएटेड होते हैं विद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इसोफेगस। कॉस्टिक इंजुरी लाए जो कि आपका कॉस्टिक स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है जो कि क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। ये कॉस्टिक पिक्चर कॉज करता है और ये कॉस्टिक पिक्चर आपका रिस्क फैक्टर होता है इसोफेगस कैंसर के लिए। फिर हम बात करते हैं आपके जियोट्राइकम कैंडिडियासिस एंड फैमिलियल कंडीशन। 3 फैमिलियल कंडीशन एसोसिएटेड होती है आपकी इसोफेजियल कैंसर के साथ, दैट इज टाइलोसिस, लूम सिंड्रोम, फैंकनी एनीमिया। लूम सिंड्रोम और फैंकनी एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। टाइलोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है एसोसिएटेड विद टेक जीन व्हिच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 17 एंड ऑल्सो दिस इज नोन एज होवेल एवान सिंड्रोम। ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ इसोफेजियल कैंसर बाय 70 to 80%। इसमें हाइपर केराटोसिस आपको देखने को मिलेगा किसका, पाम्स का एंड सोल्स का। तो ये होता है आपका टाइलोसिस, याद रखना इसे। फिर हम बात करते हैं एडिनोकार्सिनोमा के अंदर आपके रिस्क फैक्टर क्या होता है। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर रिस्क फैक्टर होता है सबसे मेन, दैट इज बैरेट एसोफेगस। 40 टाइम्स हाइयर रिस्क होती है इनके अंदर टू डेवलप कैंसर। ओबेसिटी और हाई फैट डाइट, ये तो सारे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ जीआईटी का रिस्क फैक्टर होता है। स्मोकिंग, जीआरडी, ये दो और आपके रिस्क फैक्टर होते हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस के। फिर हम बात करते हैं ये एच पाइलोराई जो है ये बेसिकली इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस एंड एडिनोकार्सिनोमा का डिक्रीज करता है ये रिस्क। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। जनरल फीचर इंक्लूड करते हैं अनीमिया, अनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस एंड कैक्सिया। लोकल सिम्टम्स की बात करते हैं डिस्फेजिया जो कि सॉलिड्स के साथ स्टार्ट होता है और प्रोग्रेस करता है टू लिपिड्स। शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्फेजिया होता है और ये डिस्फेजिया की अगर हम बात करते हैं तो एक लेट फीचर होता है। जब मोर देन 70% ऑफ द ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है तब जाके आपका डिस्फेजिया स्टार्ट होता है। और ये डिस्टेंसिबिलिटी दैट इज हेलिकॉइडल पैटर्न ऑफ मसल के कारण आपको जो है इतना बाद में जो है डिस्फेजिया देखने को मिलता है। बाकी के लोकल सिम्टम इंक्लूड करते हैं रिगर्जिटेशन, हेलियोटोसिस, एस्पिरेशन, ब्लीडिंग एंड ओडानोफिजिया। बाकी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर एंड अक्लेजिया के अंदर जो आपको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा वो लिक्विड के साथ स्टार्ट होगा, ना कि सॉलिड के साथ। फिर हम बात करते हैं मेटास्टेसिस, पहले लिम्फ नोड के अंदर देखने को मिलेगा, फिर ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होगा। अपर 2/3 ऑफ इसोफेगस का अगर कैंसर है तो उसमें ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस आपके लंग्स के अंदर होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लोअर 1/3 इसोफेगस का अंदर कैंसर अगर है तो फिर आपके लीवर के अंदर ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होगा, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद इसोफेजियल कैंसर इज हाइपरकैल्सीमिया। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट इज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रहेगा आपके सर्विकल कैंसर के लिए दैट वुड बी अपर जी एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। टीएनएम स्टेजिंग के लिए पेट सिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, उसके बाद आपका सी सिटी आता है। अगर हम बात करते हैं टी स्टेज और एम स्टेज दोनों को जानने के लिए, लोकल स्टेज को जानने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपके पास एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का हम रखते हैं 12 से 20 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि हमको कम पेनिट्रेशन चाहिए होता है। इसमें 5 लेयर्स आती है। पहली लेयर में म्यूकोजा होता है जो कि व्हाइट होता है, हाइपरिकोइक होता है। दूसरी लेयर में मस्कुलरिस म्यूकोजा आता है जो कि ब्लैक होता है, हाइपरिकोइक होता है। तीसरी लेयर में सब म्यूकोजा आता है जो कि व्हाइट होता है, हाइपरिकोइक होता है। चौथी लेयर में मस्कुलरिस प्रोप्रिया आता है जो कि ब्लैक होता है, हाइपरिकोइक होता है। और 5वीं लेयर में सिरोजा आता है। सिरो इसोफेगस के अंदर नहीं आएगा, एडवेंटिशिया आएगा इसोफेगस के अंदर जो कि व्हाइट होता है, हाइपरिकोइक होता है। इसको याद कैसे रखना है मैंने आपको इसके अंदर याद बता दिया था। तो ये 5 लेयर्स यहाँ पे आप जो है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि मेटास्टेसिस के लिए बेस्ट जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है 18 एफडीजी पेट स्कैन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 एफडीजी पेट स्कैन का यहाँ पर अपटेक हुआ है, मतलब यहाँ पर कैंसरस सेल्स मेटास्टेसिस हो रहा है। ये सीटी किया हुआ है, हमने सीटी किया हुआ है फॉर दी नोइंग द एनाटॉमी, और ये पेट सीटी का दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि बेस्ट होता है फॉर टीएनएम स्टेजिंग। ब्रेन कैंसर के लिए हम पेट स्कैन को यूज क्यों नहीं करते वो मैंने आपको बता दिया था। हाफ लाइफ 18 एफडीजी की 110 मिनट्स होती है। बेरियम सॉलो के अंदर आपको 3 चीजें मिलती है, एक फिलिंग डिफेक्ट जिसमें शोल्डरिंग और इरेगुलर रहेगी, एक रैट टेल डिफॉर्मिटी और एक एप्पल कोर डिफॉर्मिटी। एप्पल कोर डिफॉर्मिटी बेस्ट अप्रिशिएटेड होती है कोलॉन के अंदर। ये रैट टेल डिफॉर्मिटी है जिसमें इरेगुलरिटी और सेरेशंस आप देख सकते हो। ये आपका फिलिंग डिफेक्ट है जिसमें शोल्डरिंग और इरेगुलरिटी आप देख सकते हो। ये एप्पल कोर डिफॉर्मिटी है। अगर स्मूथ फिलिंग डिफेक्ट की बात करते हैं तो वो आपको इसोफेजियल लियोमा के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट के बारे में। रेडियो एंड कीमो रिस्पॉन्सिव होता है आपका ये जो ट्रीटमेंट होता है इसोफेजियल कैंसर का, वो रेडियो एंड कीमो रिस्पॉन्सिव होता है। सर्वाइकल इसोफेगस का कैंसर है तो रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी कर देंगे।
अगर एब्डोमिनल और थोरेसिक इसोफेगस का कैंसर है तो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी होगा। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को हम न्यू एडजॉइंट और एडजॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो सिस्प्लाटिन प्लस 5-फ्लोरोयूरासिल साइड इफेक्ट इंक्लूड करते हैं वॉमिटिंग, रिनल के अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं हाइड्रेशन और डाययूरेटिक के साथ। ऑटोटॉक्सिक होता है आपका सिस्प्लाटिन और न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन ये मोटर न्यूरोपैथी नहीं कॉज करता, सेंसरी न्यूरोपैथी कॉज करता है। फिर एडिनोकार्सिनोमा के लिए कीमोथेरेपी जो यूज करेंगे दैट इंक्लूड 5-फ्लोरोयूरासिल अलॉन्ग विद ऑक्सलोप्लैटिन। ऑक्सलोप्लैटिन की जगह पर एट्रियामाइसिन को भी यूज कर सकते हैं। सर्जरी की अगर बात करते हैं, अगर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है, TIS या फिर T1 की स्टेज है, मतलब सिर्फ म्यूकोजा के अंदर है या फिर एक्सटेंड है अप टू ओनली सब म्यूकोजा, तो हम एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल रिसेक्शन कर सकते हैं। इसोफेजेक्टोमी 3 टाइप का होता है, आइवर लेविस, मैकवन और ओरिंगर इसोफेजेक्टोमी। इसमें से जो आपका आइवर लेविस होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर 70 to 75% ऑफ इसोफेगस को रिमूव किया जाता है। मैकवन और ओरिंगर के अंदर पूरे इसोफेगस को रिमूव कर दिया जाता है। जो आपका आइवर लेविस और मैक्यूवन है इसके अंदर ट्रांसथोरेसिक अप्रोच को यूज किया जाता है, जिसमें राइट थोरैकोटोमी एक कंपोनेंट रहेगा। और आपका जो ओरिंगर इसोफेजेक्टोमी होता है इसमें ट्रांसहाइटल अप्रोच को यूज किया जाता है, ट्रांसहाइडल अप्रोच यूज किया जाता है इस ऑरिंगर के अंदर। फिर हम बात करते हैं आपके आइवर लेविस इसोफेजेक्टोमी के बारे में। ये 2 स्टेज होता है, 2 स्टेज ट्रांसथोरेसिक अप्रोच वाला इसोफेजेक्टोमी 2 स्टेज होता है, इसलिए पहले लैप्रोटोमी करेंगे फिर राइट थोरैकोटोमी करते हैं। ओके, और जब 70 to 70% 75% ऑफ इसोफेगस को हम रिमूव कर देते हैं तो वो पार्ट ऑफ इसोफेगस इज रिप्लेस बाय द स्टमक, वो पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज रिप्लेस बाय द स्टमक, कोलॉन एंड जेजुनल इंटरपोजिशन। फिर हम बात करते हैं सेफ मार्जिन। इसोफेगस कैंसर में 10 सेंटीमीटर होती है, स्टमक के कैंसर में 5 सेंटीमीटर होती है। और जब हमने एनास्टोमोसिस किया कोलॉन कोलॉन और इसोफेगस के बीच में, जेजुनल और जेजुनम और इसोफेगस के बीच में, या फिर स्टमक और इसोफेगस के बीच में, अगर वो एनास्टोमोसिस लीक कर जाता है तो इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन केस ऑफ द आइवर लेविस इसोफेजेक्टोमी। फिर हम बात करते हैं मैकवन इसोफेजेक्टोमी के बारे में। ये 3 स्टेज ट्रांसथोरेसिक इसोफेजेक्टोमी होता है, इसके अंदर राइट थोरैकोटोमी करेंगे, फिर लैप्रोटोमी करेंगे, फिर लेफ्ट नेक का डायसेक्शन करेंगे, कंप्लीट इसोफेगस को रिमूव कर दिया जाता है। एन ब्लॉक इसोफेजेक्टोमी भी इसे कहा जाता है। ऑरिंगन इसोफेजेक्टोमी, इसके अंदर ट्रांसहाइटल अप्रोच को यूज किया जाता है, ना कि ट्रांसथोरेसिक अप्रोच को। ट्रांसथोरेसिक अप्रोच नहीं होता तो कोई थोरैकोटोमी करेंगे नहीं, थोरैकोटोमी करेंगे नहीं तो कोई लंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ये भी 2 स्टेज होता है, पहले लैप्रोटोमी करेंगे फॉलोड बाय नेक, लेफ्ट नेक का इंसिजन। इसमें भी कंप्लीट इसोफेगस को हम रिमूव करते हैं। और चूंकि ये ट्रांसहाइटल अप्रोच यूज करते हैं, इसमें इसमें एडवांटेज ये है कि लंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइटली मोर ब्लीडिंग एंड लीक एंड लेस एक्सपोजर आपको मिलता है इसोफेगस को रिमूव करने का। गैस्ट्रिक कंड्यूट अगर हम यूज करते हैं तो गैस्ट्रिक कंड्यूट में हम 2 आर्टरीज को प्रिजर्व करते हैं, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोसिक्लोइक आर्टरी, जो कि सप्लाई करेगी न्यू स्टमक को। पैलिएशन के अंदर जो कि हम इम्प्रूव करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये इनऑपरेबल कंडीशन के अंदर किया जाता है T4B एंड M1 के अंदर। तो इसके अंदर हम बेसिकली डिस्पीजिया को ट्रीट करेंगे या फिर डिस्पीजिया को सॉल्व करेंगे और स्टेंटिंग, एंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग करेंगे। एमबी ट्यूब अगर हम बात करते हैं तो एमबी ट्यूब जो है ये अभी यूज नहीं करते, स्टेंटिंग के लिए पहले यूज करते थे। अब हम स्टेंटिंग के लिए सेंस यूज करते हैं, दैट इज सेल्फ एक्सपांडिंग मेटालिक स्टेंट्स, जो कि नी टी एलॉय, निकल एंड टाइटेनियम एलॉय के साथ बने होते हैं। इनका साइड इफेक्ट होता है ऑक्लूजन का। कोटेड सेंस होता है विच आर कोटेड विद पीटीएफई, ये ऑक्लूजन तो कॉज नहीं करेंगे, लेकिन इनके 3 और साइड इफेक्ट होता है, पेन, माइग्रेशन एंड जीआरडी। फिर हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी एंड फोटोडायनेमिक लेजर, ये बेसिकली हम यूज कर सकते हैं फॉर स्टेंटिंग। 5 ईयर का सर्वाइवल इसोफेजियल कैंसर के अंदर 20% है। पहला साइंटिस्ट जिसने इसोफेजेक्टोमी की थी वो टॉरेक्स। तो इसके अंदर हम जो है नियरली 33 मिनट के अंदर, लास्ट का क्या बचा है भाई कुछ बताएगा? कैंसर क्वेश्चन देख लो, गैस्ट्रिक कंडिट इज बेस्ड ऑन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, मतलब सर ने कराए नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। PET इज यूज फॉर प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल ट्यूमर टू डिटेक्ट डिस्टेंस मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस के लिए करते हैं पेट स्कैन। मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोप इन पेट स्कैन इज 18FDG, तो 18F इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड सबम्यूकोजल लेयर, लेयर 3 होती है, लेयर 3 सबम्यूकोजा इसके अंदर होता है, सबम्यूकोजा होता है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका वाइट हो जाएगा और ये हाइपर इकोइक हो जाएगा। तो लेयर 3 वाइट आपका ऑप्शन, मैंने याद किया मतलब आपके सामने, तो मैंने जैसे बताया था वैसे याद किया। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू लुक फॉर 2N TNN के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। बाकी रिस्क इसोफेगस कैंसर के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, तो जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे मेरे एक नोट मेरे मतलब कर देंगे।